यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। दिस इज़ निरंजन तिवारी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू की, जिसमें हम अब चैप्टर पढ़ रहे थे MPA 13 सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन, पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट। पिछले 2 चैप्टर में हमने देखा था कि सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसके तरीके क्या हैं, क्यों लागू किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीज़ें हमने देखी। अब हम 3rd चैप्टर देख रहे हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में इंडिया में जो संवैधानिक परिवेश है, क्योंकि हमने देखा पब्लिक सिस्टम मैनेजमेंट क्या है कि लोगों को सेवा डिलीवरेट करना, लोगों के लिए काम करना। अब लोगों के लिए काम आप करेंगे तो चूंकि प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप कैसे भी काम कर लेंगे क्योंकि वो सब कुछ आपके हाथ में होता है, लेकिन इंडिया में सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, एजेंसियाँ हैं, जिसके थ्रू आप सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की विशेषताओं को या उसके तरीकों को पूरा करते हैं। तो आज हम उनकी इस चैप्टर में हम उन्हीं की बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से संवैधानिक तरीके हैं, कौन कौन सा आयोग है या क्या सिस्टम है जिसके ज़रिए से आप सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन को पूरा कर सकते हैं। तो एक बार हम परिचय देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे नीचे आइए सीधे, अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ बिल्कुल बेशक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, इस अध्याय के अंतर्गत भारत में सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की संदर्भित व्यवस्थाओं, भारत के सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का संवैधानिक परिवेश, भारतीय संविधान के अंतर्गत गठित विभिन्न प्राधिकार और आयोग की भूमिका की चर्चा की गई है। क्या रोल है, कैसे काम करता है, वगैरह वगैरह। चलिए हम चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम देखेंगे कि वर्तमान भारत की सरकार संवैधानिक सरकार है। भारत में संविधान ही कानून का आधार है। वर्तमान संविधान अत्यधिक विस्तृत दस्तावेज है जिसमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका का विस्तृत वर्णन किया गया है। संवैधानिक प्रणाली संवैधानिक ढांचे से ही शक्तियाँ प्राप्त कर रही हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा डीप इसको रीड करके नहीं करूँगा, मैं ऊपर से एक्सप्लेन करूँगा। आपको रीड करना है तो आप पॉज करके रीड कर सकते हैं। मैं ऊपर से एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ क्योंकि आई थिंक आप मास्टर्स कर रहे हैं तो आपको बेसिक चीज़ें तो आती ही होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ बात करेंगे राजनीतिक दृष्टि से शासनकार संवैधानिक संस्थाओं और स्वरूपों के निहित कानूनों की शक्ति और अधिकारों का प्रयोग कर राज्यों के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है। भारत में शासन का ढांचा कुछ ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त करता है जिसे योजनाकारों ने संविधान में शामिल किया गया है। अब संविधान में कौन कौन से ढांचे शामिल किए गए हैं जो भारत के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, संवैधानिक प्रणाली प्रबंधन को मजबूत बनाते हैं और उसकी दिशा में कार्य करते हैं। देखिए उसमें क्या है, यह शासन मूल दर्शनों को भी सम्मिलित करता है और देश के प्रशासन के लिए दिशा निर्देश भी तय करता है। सार्वजनिक प्रणाली को कार्य करने के लिए भारतीय संविधान के निम्नलिखित तत्वों का अनुसरण करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट में हैं, आपको सार्वजनिक प्रणाली की जिस तरह से पब्लिक सिस्टम काम करे, तो पब्लिक सिस्टम को काम करने के लिए कौन कौन से तत्व दिए गए हैं उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले है प्रस्तावना, दूसरा है संसदीय लोकतंत्र, तीसरा है मजबूत केंद्र वाला संघ, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा। ये 7 ऐसे तत्व हैं फ्रेंड्स कि आप किसी भी सिचुएशन में काट नहीं सकते, या तो आप ये कह लो कि ये संविधान के बहुत बेसिक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से एक आता है। सबसे पहले है प्रस्तावना। प्रस्तावना देश के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। अगर आप डिबेट करो कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इसमें बहुत लंबा डिबेट हो सकता है, बट प्रस्तावना क्या दिखाता है, जैसे कि अगर आप कोई चैप्टर पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो बुक के शुरू में ही एक ऐसा पेज होता है जिसके बारे में पूरे बुक की जो थ्योरी होती है, लेमन आउट होता है कि आप पूरे बुक में क्या पढ़ेंगे या पूरा बुक जो है वो किस पे बेस्ड है। सिमिलरली जब आप प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो पूरे बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस पे बेस्ड है, ये प्रस्तावना दिखाता है। इसीलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कह सकते हैं एक प्रकार से। संवैधानिक सरकार के मुख्य उद्देश्य का परिचय कराती है। यह भारत के शासन संबंधी राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के माध्यम से प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों और साथ साथ संविधान के अधिनियम को अपनाने की प्रेरणा देती है। अब इसमें क्या क्या है, उद्देश्य कौन कौन से हैं, जैसे यह बताता है कि यह भारत को
संप्रभुता संपन्न, सामाजिक, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दी है और उसमें समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व की भावना और सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये बेसिक है कि भारत का जो संविधान है वो उसका मूल स्वरूप क्या होना चाहिए, वो प्रस्तावना से आपको पता चल जाता है फ्रेंड्स। उसके बाद सेकंड है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र का मतलब होता है कि जिसमें संसद सर्वोपरि होता है। संसद ही, जैसे ब्रिटेन में वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है, उसी तरह से भारत में संसदीय सिस्टम है। जहाँ पे संसद है वहीं पे सारे कामकाज होते हैं। कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। नियम बनाना, कानून बनाना, ये सब संसद का ही कार्य होता है। देखिए, केंद्र सरकार की इस व्यवस्था के अंदर एक कार्यपालिका होती है जो कि संसद का अभिन्न अंग होने के साथ साथ उसके प्रति उत्तरदायी होती है। ओके, थर्ड है मजबूत केंद्र वाला संघ। फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, भारत के संविधान में कहीं पर भी संघ शब्द का जिक्र नहीं किया गया है। बस ये है कि भारत के जो फीचर हैं, फेडरल सिस्टम के जो विशेषताएं हैं, वो संघीय विशेषताओं से मिलती हैं, इसलिए इसे हम भारत में संघीय सिस्टम कहते हैं और कुछ हद तक ये बहुत अलग भी है। भारत में जिन परिस्थितियों में संघीय व्यवस्था उत्पन्न हुई वहाँ शक्तिशाली केंद्र की आवश्यकता थी, क्योंकि आपको पता है कि अगर भारत, इतनी विविधता है भारत में, क्षेत्रीय विविधता है, सांस्कृतिक विविधता है, जातीय विविधता है, धर्म की विविधता है। अगर संघ, एक मजबूत संघ ना हो तो आप देखिए हर राज्य खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने की कोशिश करेगा। मजबूत संघ होने के बाद भी ऐसे कई बार ऐसी आवाज़ें उठी हैं कि उन्हें अलग कर दिया जाए। चाहे आप वो बोडोलैंड की बात कर लो, चाहे वो नागालैंड के नागाओं की बात कर लो, नागालैंड को अलग करने की बात कर लो, या खालिस्तान की बात कर लो, तो ऐसे बहुत सारे डिमांड उठे हैं कि उन्हें अलग किया जाए। और इसीलिए भारत में एक शक्तिशाली केंद्र का होना अति आवश्यक है। जहाँ पर, अब देखिए, भारत में जिन परिस्थितियों में, यहाँ ये तो हो गया, जहाँ एक और राष्ट्रीय एकता पर बल दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्वायत्तता पर। मजबूत केंद्र वाला संघ होने के बावजूद भी संविधान में क्षेत्रीय परिषदों को या क्षेत्रीयता को उतनी स्वायत्तता दी गई है जितने में वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। आप जब संविधान को पढ़ेंगे, शेड्यूल 7 में आप देखेंगे कि वहाँ पर डिवीज़न ऑफ पावर दिया गया है, या स्टेट्स के अंडर क्या क्या होंगी, सेंट्रल के अंडर क्या क्या होंगी, रिलेशंस कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं। उसके बाद फोर्थ है मौलिक अधिकार और कर्तव्य। तो फ्रेंड्स, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, भाग 3 में मौलिक अधिकार और भाग 4 में मौलिक कर्तव्य के बारे में दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके अधिकार हैं और क्या आपका कर्तव्य है। जिसमें हालांकि कर्तव्य पहले था नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले था नहीं, लेकिन 1976 के 42nd अमेंडमेंट में इसे स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसकी सिफारिश पे से लागू किया गया था। फ्रेंड्स, जनरली आप देखेंगे कि अधिकारों की बात तो सब करता है, लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता। पर मेरा मानना है कि अधिकार से पहले कर्तव्य होते हैं। अगर आप अधिकार के लिए फाइट कर रहे हैं तो आपको कर्तव्यों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो भारत के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक मूल अधिकारों के बारे में कहा गया है। बेसिकली मूल अधिकार आपके 6 होते हैं, ये आपको पता ही होगा, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार और संवैधानिक राहत का अधिकार। ये चीज़ें आपको पता हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। पर 100% ये समझने की ज़रूरत है कि ये एब्सोल्यूट राइट्स नहीं होते, इनके साथ साथ कुछ नियम और शर्तें भी लगी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता हैं। उसके बाद आपके ड्यूटीज़ हैं कि क्या ड्यूटी करना है, 10-11 ड्यूटीज़ हैं, उनको भी आपको देखना चाहिए। कि जैसे आप जो राष्ट्र स्मारक हैं, धरोहरें हैं, उनकी रक्षा करेंगे या उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, एकता बंधुता को बढ़ावा देने वाली बात करेंगे, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं या इतिहास है उसकी इज्जत करेंगे, वगैरह वगैरह। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत बहुत ज़रूरी हैं। भाग 5 में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत वैसे ही हैं जैसे भारत में मूल क्या कह सकते हो आप, राइट्स, मूल अधिकार जैसे दिए गए हैं, एक प्रकार से वही हैं, लेकिन फ़र्क इतना ही है कि मूल अधिकार एब्सोल्यूट हैं। एब्सोल्यूट इन द सेंस कि कोई आपसे छीन नहीं सकता। अगर कोई छीन भी रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। ये अगर सरकार आपको दे या ना दे, ये सरकार के ऊपर होता है। फ्रेंड्स, दोनों को अलग सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी उतने ही ज़रूरी हैं, लेकिन भारत में इतना डाइवर्सिटी होने की वजह से, हर राज्य की अपनी अलग अलग विशेषता होने की वजह से, और भारत की जो अर्थव्यवस्था थी इतनी कमज़ोर थी कि ये सारी चीज़ें लागू कराना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को कंपलसरी कर देना, अनिवार्य कर देना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो गया कि अगर सरकार कोई योजना बना रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो पॉइंट्स दिए गए हैं उनको ध्यान में रख के बना सकती है। अब ये कौन कौन से हैं, कुछ हम देख लेते हैं। इसमें आ जाता है जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति को एक समान न्याय देना, हर व्यक्ति को एक समान न्याय देने की ज़रूरत है। अगर कोई मुलजिम भी है, अगर वो एक्यूज्ड है, अब उससे बोल दिया गया कि भाई तुमने ये काम किया है, तो उससे बोला जाता है कि आपका कोई लॉयर है। अगर लॉयर नहीं है तो सरकार अपनी तरफ से लॉयर प्रोवाइड करती है, निःशुल्क कानूनी सहायता देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता लागू करना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्लास एंड रिलीजन, सबको एक संहिता रहेगी, एक कानून से, जिसको आप कोड ऑफ कंडक्ट कह लो, सिविल कोड कह लो, ये एक ही कानून सबके ऊपर लागू किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, ग्राम पंचायत की स्थापना करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने भलाई के लिए, अपने विकास के लिए योगदान दे सकें। ऐसे बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। जो नस्लें हैं जैसे गाय, भैंस या जो देसी नस्लें हैं उनका बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद आता है स्वतंत्र न्यायपालिका। फ्रेंड्स, जब हम स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करते हैं तो ये तो बहुत क्लियर आपको पता है कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत अलग है, बट कोई एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करता। संविधान का संरक्षण भी न्यायपालिका को दिया गया है, और संविधान में न्यायपालिका के भी संरक्षण की बात की गई है कि आप अपने मन से उन्हें नहीं हटा सकते। हाँ, सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे उच्च न्यायालय और समकक्ष न्यायालय आते हैं। ये सारी चीज़ें आप सबको पता है। देन न्यायिक समीक्षा, जुडिशियल रिव्यू। फ्रेंड्स, न्यायिक समीक्षा क्या होती है? न्यायिक समीक्षा मतलब होता है कि कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस अगर कोई बना रहा है, तो अगर किसी को लगता है कि ये एक संविधान की मूल संरचनाओं या संविधान के खिलाफ है, तो वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उस कानून की समीक्षा करे, और वो न्यायिक समीक्षा होती है। वो ये देखे कि क्या ये संविधान के अंतर्गत बना है या नहीं बना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, आप पढ़ लेना, सिंपल वही है। अब यहाँ आता है संवैधानिक प्राधिकार और आयोग। भारतीय संविधान में प्राधिकार और आयोग की स्थापना के लिए विभिन्न व्यवस्थाओं की स्थापना की गई है। संविधान में निष्पक्ष का, स्वतंत्रतापूर्वक और कार्यकारिणी के दबाव के बिना कार्य करने की सुविधा है। भारतीय संविधान में कुछ प्राधिकार और आयोग दिए गए हैं। सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्र लोक सेवा आयोग, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, भारत सरकार का महान्यायवादी। आप अनुच्छेद याद करना हो याद कर लीजिए, नहीं तो बहुत ज़रूरी नहीं होता। चुनाव आयोग, भारत का महान्यायवादी, वित्त आयोग, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, भाषाई अल्पसंख्यकों राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, राज्य के महाधिवक्ता, भाषा की रिपोर्ट देने के लिए संसद की कमेटी, आधिकारिक भाषा आयोग, राजवित्त आयोग। ये बहुत सारे ऐसे हैं। इनमें से कुछ ऐसे हैं जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए काम करते हैं, जैसे वित्त आयोग, कैग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, चुनाव आयोग। ये 3 ऐसे हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ केंद्र के लिए काम करती हैं, जैसे आधिकारिक भाषा आयोग, भारत सरकार के महान्यायवादी, अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, संसदीय
संघीय लोक सेवा आयोग, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग, भाषा आयोग की रिपोर्ट देने के लिए संसद की बनाई गई कमेटी। इसी तरह से राज्य के अंदर सिर्फ 2 आयोग आते हैं, जिसको कहते हैं राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य के महाधिवक्ता। और इनमें से बहुत सारे आयोग ऐसे हैं जो अस्थायी मतलब स्थायी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अस्थायी भी होते हैं, जिसमें से लोक सेवा आयोग है, नियंत्रण महालेखाधिकारी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग है, राज्य के महान्यायवादी, भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी, लोक सेवा आयोग एवं राज्य के महाधिवक्ता स्थायी होते हैं। बट आधिकारिक भाषा आयोग, वित्त आयोग, भाषा आयोग की रिपोर्ट की जांच करने के लिए समिति, ये समय समय पर बदलती रहती है या स्टेब्लिश की जाती है। कुछ संवैधानिक प्राधिकारों में अधिक सदस्यता होती है, जबकि कुछ में एकल सदस्यता होती है। तो ये देख लेंगे इसमें से। उसके बाद हम कुछ बात करेंगे कि तो फ्रेंड्स अब अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में हम बात करेंगे इनमें से कि इनके डिटेल थोड़ा सा देखेंगे कि क्या होते हैं, ये कैसे फंक्शन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया है तो फिर अगर आपको कुछ लगता है कुछ कमी है या और भी एलोबरेट करना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। यू मोस्ट वेलकम। और इग्नू के और भी सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसके अलावा हिस्ट्री हो गया, तो उसके भी कोर्सेज हमें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। आप उन्हें देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें रिकमेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।